थीम है। आज मैं आपका टॉपिक लेके आई हूँ कार्बोहाइड्रेट। यह पोषक तत्वों में से सबसे मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है और यह प्रत्येक व्यक्ति लगभग 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, मीठे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च युक्त पदार्थ। यानी ये मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको फीके कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। इनको फीके कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, फीके कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। मीठे कार्बोहाइड्रेट के या शर्करा, जैसे कि शक्कर है, शहद है, बूरा है, गुड़ है, चीनी, किशमिश, खजूर, अंगूर, खुमानी, अन्य सूखे व मीठे फलों में मीठे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। यह तुरंत ही ऊर्जा शरीर को प्रदान करते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थ, इनको फीके कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के स्रोतों में पाया जाता है, जैसे कि अनाज में, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, चावल, मैदा व विभिन्न दालें जैसे सेम, मटर, लोबिया, मेथी व आटे से बने पदार्थ में विभिन्न प्रकार की कंदमूल सब्जियां, आलू है, शकरकंद, अरबी, जिमीकंद तथा सूखे मेवे, काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट आदि, कच्चे केले में भी स्टार्च पाया जाता है। ये सभी पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है। यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे प्रोटीन को बचाने का कार्य करता है। यदि कार्बोहाइड्रेट की किसी के शरीर में कमी हो तो वह प्रोटीन ऊर्जा का कार्य करता है, जिसके कारण वह अपना निर्माणकारी कार्य नहीं कर पाता है। यह प्रोटीन की भी बचत करता है, यह वसा की भी बचत करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर में कम हो तो वसा अपना उचित कार्य नहीं कर पाता है, जो कि कीटोसिस बॉडी बनाता है, जिसके कारण शरीर को शक्ति नहीं मिल पाती है। यह शरीर के पाचन तंत्र में भी सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के पाचन तंत्र को भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में रफेज नामक पदार्थ पाया जाता है। रफेज जो कि हमारे कब्ज न होने में सहायक होता है। इनसे हमें रफेज यानी कि जैसे कि भूसी, बिना छिलके वाले अनाज हैं, दालें हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? स्टार्च प्राप्त होता है, जिससे कि पाचन तंत्र सही प्रकार से कार्य करता है। आगे देखते हैं किस भोज्य पदार्थ में कितना कार्बोज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ही कार्बोज कहा जाता है, जैसे कि शक्कर में 99.4%, चावल में 78.2%, गेहूं के आटे में 69.4%, दाल व हरा चना में 59.9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। केला में 44.7%, पके आम में 11.8%, गाजर में 10.6% और गाय के दूध में 4.4 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में यह लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। तो आप लोगों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यह ज्यादातर बच्चों से प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट युक्त जैसे कि पूड़ियाँ हैं, आलू की सब्जी है या कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों से भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है कि किस पदार्थ में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और किन किन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उन शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य,
शरीर में हमारी जो बॉडी है उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है ये हम जानेंगे। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एक फ्यूल की तरह कार्य करता है। नाड़ी संस्थान की रक्षा करता है, यह नाड़ी संस्थान की रक्षा करता है। यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो उसकी मस्तिष्क में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। प्रोटीन को कार्य करने में सहायता देता है। यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो प्रोटीन वह कार्य करता है जो कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है, यानी ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। प्रोटीन की बचत करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान कर रहा है तो प्रोटीन अपना निर्माणकारी कार्य कर सकता है। वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। यह वसा के ऑक्सीकरण को बनाने में भी सहायक होता है। यदि शरीर में वसा की ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो वसा में कीटोसिस नामक पदार्थ जमा हो जाते हैं, यानी उसमें शरीर में गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि थकान व बेचैनी अनुभव होने लगती है। किस आयु वर्ग के अनुसार कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, यानी किस व्यक्ति को किस आयु में, किस व्यक्ति को, महिलाओं को कितना कार्बोज की आवश्यकता है यह हम देखेंगे। जन्म से 12 माह के शिशु के लिए लगभग 60 से 90 ग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2 से 5 साल के बच्चे के लिए 250 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 6 से 9 साल के बच्चे के लिए 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए लगभग 135 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जबकि यह आवश्यकता कम या अधिक हो सकती है महिला की कार्य के अनुसार, उनके शरीर की आवश्यकता अनुसार। वह 180 से 230 ग्राम तक भी कार्बोहाइड्रेट की ले सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं को 175 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। वयस्क पुरुष को 200 से 230 ग्राम प्रतिदिन की कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, लेकिन कार्य के अनुसार कम या अधिक भी हो सकती है। तो आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी और सभी छात्राओं को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी छात्रा को किसी भी तरह की कोई समस्या है या इसमें कोई पॉइंट उन्हें समझ में नहीं आया है तो वह मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक रेसिपी दिखाई जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है और ऊर्जा भरपूर देगी। जैसे कि हमने आटे, गुड़ और तेल और घी का मिश्रण करके ये लड्डू तैयार किए हैं, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं और ये ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि 100 ग्राम आटे में लगभग 72 से 77 ग्राम ऊर्जा कार्बोज प्राप्त होता है। तिल से 22 से 23 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होता है। गुड़ से 98 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं ये इसमें जो पाया जाने वाला कार्बोज है वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी पोषक तत्व तब तक वह पोषक तत्व रहता है जब तक कि उसकी हम संतुलित मात्रा ग्रहण करते हैं। अगर हम संतुलित मात्रा में ग्रहण नहीं करेंगे तो वही पोषक तत्व हमारे लिए कुपोषण का कारण बन सकते हैं, रोगों का कारण बन सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले रोग। जब हम कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हैं या कम मात्रा में लेते हैं तब भी हमें रोग हो सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले रोग हैं जैसे कि मोटापा। जब ग्लूकोज हम अधिक मात्रा में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर अधिक हो जाता है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और ग्लाइकोजन जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो वो वसा में परिवर्तित हो जाता है और वसा में परिवर्तित होकर वह हमारे शरीर में जमा होने लगता है और मोटापे का कारण बनता है, यानी ओबेसिटी का कारण हो जाती है।
टाइप 2 मधुमेह, यह मधुमेह का भी कारण बनती है, क्योंकि अधिक मात्रा में कार्बोज लेने से अत्यधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बढ़ता है और लगातार उच्च रक्त शर्करा इंसुलिन प्रतिरोधक कारण बनती है। यानी यह मधुमेह के लिए भी जिम्मेदार है अगर हम कार्बोज को अधिक मात्रा में लेते हैं तो। तीसरा है आपका हृदय रोग। जब कार्बोज अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जाएगा और वह वसा में परिवर्तित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वह हृदय रोग का भी कारण बनेगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लीवर, आपकी कई फैटी लीवर, यानी हम ज्यादा चीनी का जब हम प्रयोग करने लगते हैं तो ज्यादा चीनी वसा में परिवर्तित होती है हमारे शरीर में जाके और वह फैटी लीवर का कारण बनती है, जो कि हमारे पूरे पाचन तंत्र के सिस्टम को इफेक्ट करती है, पूरे शरीर को इफेक्ट डालती है। अब आगे आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ये सोचे कि हम कम मात्रा में लें तब भी वह हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या है इसमें, क्या होगा, हाइपोग्लाइसिस की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया जैसे रोग हो जाएंगे, यानी रक्त शर्करा में शुगर की कमी हो जाएगी। और जब शुगर की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को पसीना अधिक आता है और उसको चक्कर आने लगते हैं, थकान होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। कीटोसिस, इसकी कमी से कीटोसिस भी हो जाता है, यानी शरीर में वसा की अधिकता बढ़ जाने से वह ऑक्सीकरण का कार्य नहीं कर पाती है और शरीर में अम्लता बढ़ जाती है और अम्लता बढ़ने के कारण शरीर में बहुत सारी गंदगी जमा होने लगती है, जो कि पूरे हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट डालती है और पूरे शरीर में कहीं इफेक्ट डालती है। कुपोषण, यह कुपोषण का कारण बनती है, जैसे कि मैरस्मस रोग, ये कार्बोज की कमी से होने वाला रोग है। क्वासियरकोर, यह कार्बोज व प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। इसमें यह बच्चों को ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसमें बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी लंबाई नहीं बढ़ती, वृद्धि नहीं होती है, दिमाग संतुलित मात्रा में कार्य नहीं कर पाता है और उनका जो वृद्धि, मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध होने लगता है। मांसपेशियों की कमजोरी, थकान, ये सारी मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, थकान होने लगती है, पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती है। यानी हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मानसिक तंत्रिका संबंधी समस्याएं, यानी मानसिक व तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। जब इसकी कमी होती है तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो उसको ऊर्जा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है, तो वह सही से डायरेक्शन नहीं दे पाता है शरीर को, जिसकी वजह से सारे कार्य बाधित होते हैं। जैसे कि एकाग्रता में कमी, यानी जब हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो हम किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा। मूड स्विंग्स, यानी पल पल हमारा व्यवहार चेंज होगा, कभी हम खुश रहेंगे, कभी हम दुखी हो जाएंगे, कभी बहुत ज्यादा बातें करेंगे, कभी हम बहुत कम बातें करेंगे इत्यादि, जैसे पल पल पे व्यवहार का चेंज होना। आगे है संतुलन महत्वपूर्ण होता है, यानी आप देख सकते हैं कि उसकी अधिकता व कमी से कितने सारे रोग हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें कार्बोज संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि कार्बोज की संतुलित मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि साबुत अनाज, दालें, फल, ये हमें अच्छा फाइबर देते हैं, जो कि लॉन्ग समय तक हमें ऊर्जा देता है और ये सारी चीजें हम वसा में परिवर्तित नहीं होती हैं, शरीर को ऊर्जा दे और फाइबर करे, जबकि और बचना किससे है, शुगर, रिफाइंड जैसे कार्बोज से हमें बचना है, क्योंकि रिफाइंड और शुगर हमारे शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। चीनी का हम अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, बाल सफेद हो जाएंगे और बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को होती जाएंगी, फैटी लीवर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। रिफाइंड का भी हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए।
तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने संतुलित मात्रा में ही पोषण ग्रहण करना